नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमने फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम और एक मॉडल ऑफ एटम और मॉडल के अंदर हमने थॉमसन का और रदरफोर्ड के दो मॉडल पढ़ लिए। आज हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड मॉडल। तीसरा बोर मॉडल, परमाणु संरचना का बोर मॉडल। थर्ड लिख लो आप, परमाणु संरचना का बोर मॉडल। परमाणु संरचना का बोर मॉडल एक तो ये। अब गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया है, तो नाम किसका याद रखना है आपको, नील्स बोर। क्या नाम है, नील्स बोर ने दिया 1913 में, यानी रदरफोर्ड के मॉडल 1911 के 2 साल बाद ही 1913 में नील्स बोर ने दिया ये मॉडल। और इस मॉडल का एक नाम और है, वो आपको याद रखना है। और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक प्रयोग भी कहते हैं। तो एक पॉइंट याद रखना है, क्या लिखने, परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक प्रयोग भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये मॉडल जो है ना, मेन फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके ऊपर आधारित है। ये क्वांटम लिखा, क्वांटम पे आधारित है ये, तो क्वांटम यांत्रिक प्रयोग बोलते हैं। मेन फिजिक्स के ऊपर ये बेस्ड सारा है। और इसमें बोर मॉडल जो है, इस मॉडल में ऐसे कोई कुछ अलग से कुछ नहीं कहा गया है। इस मॉडल में परमाणु संरचना के बारे में मेन रदरफोर्ड मॉडल की कमियां रहेगी, उन कमियों को दूर करते हुए नील्स बोर ने क्या है, अलग अलग मेन 5 पॉइंट बताए हैं परमाणु संरचना से संबंधित, और उनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल, या पोस्टुलेट्स ऑफ एटम, या पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। बोर का मॉडल का पोस्टुलेट बोलते हैं, या इसके मुख्य पॉइंट बोलते हैं, या बोर मॉडल की अवधारणाएं बोलते हैं। पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल यानी अवधारणाएं कहते हैं। तो हम क्या लिखना है, हमें अगला हेडिंग लिखो आप, फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग लिखो बोर मॉडल की अवधारणाएं। हेडिंग लिखो बोर मॉडल की अवधारणाएं, बोर मॉडल की अवधारणाएं या पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, या बोर मॉडल के मुख्य बिंदु बोल सकते हो आप, मुख्य बिंदु भी कह सकते हो। अब इसके अंदर देखो क्या क्या बातें मेन आपको याद रखनी है। और इन बातों में देखो सबसे पहले क्या कहा, अब देखो सबसे पहले उसने क्या कहा बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, गोलाकार पथों में चक्कर लगाते हैं, गोलाकार रास्ते में चक्कर लगाते हैं। उन पथों को कोष या कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिनको के एल एम एन आदि से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, पहला क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष या कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको कोष या कक्ष, या क्या बोलते हैं इनको, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। अब देखो कैसे, इनको दर्शाएंगे किसको, इनको के एल एम एन ऐसे डेस 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 से दर्शाते हैं। अब इसका छोटा सा डायग्राम बना के देखिए हम, इस तरह से ये नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या है, गोलाकार कक्ष बना रहे हैं ऐसे, ये गोलाकार कक्ष, ये नाभिक है। और गोलाकार कक्ष जो है ना, इनको क्या बोलते हैं, कोष या कक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको या तो सेल यानी कोष बोलते हैं,
या ऑर्बिट जिसको कक्ष कहते हैं, या इनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर। और इनको दर्शाएंगे किससे? के, एल, एम, एन, इस तरह से। ये पहला कोष n बराबर 1, ये दूसरा n बराबर 2, ये तीसरा n बराबर 3, ये चौथा n बराबर 4 ऐसे। और ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक से, वैसे वैसे इनकी ऊर्जा भी क्या है? बढ़ती चली जाती है। तो अगर देखें ना, इनकी ऊर्जा का क्रम देखें, ऊर्जा का क्रम, तो सबसे कम किसकी होगी? के, उससे कम, उससे अधिक एल, उससे अधिक एम, उससे अधिक किसकी होगी? एन की होगी। इस तरह से ऊर्जा क्या इनकी बढ़ती जाती है। जो जो नाभिक से कोष की दूरी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा के मान में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसे के, एल, एम, एन से दर्शाते हैं इस तरह से। और इनकी ऊर्जा का क्रम, नाभिक के पास उसकी ऊर्जा कम, नाभिक से दूरी बढ़ेगी, ऊर्जा के मान में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती चली जाएगी। ये तो पहले इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट, किसका? बोर मॉडल की पहली अवधारणा ये इस तरह से। फिर देखो सेकंड उसने क्या कहा। अब सेकंड में क्या है? बोर ने क्या कहा? अब रदरफोर्ड मॉडल की कमी रह गई थी, और कमी क्या रही थी? उसने मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया कि किस प्रकार से एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर घूमेगा, तब क्या करेगा? वो मैक्सवेल के अनुसार निरंतर ऊर्जा को नष्ट करता है। और अगर ऊर्जा नष्ट करेगा तो उसकी ऊर्जा नष्ट होने से उसका थोड़ा पथ क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। वो छोटा होते होते लास्ट में कहा? नाभिक के अंदर क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। इसका मतलब परमाणु का अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं, लगातार उस गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है। तो इसका रीजन क्या है? उस रीजन को किसने समझाया? फिर बोर ने बताया। तो बोर मॉडल की दूसरी लिखी अवधारणा, दूसरी अवधारणा में उसने क्या कहा बोर ने? कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब उस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। क्या लिखेंगे? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तब इन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। अब दो प्रकार के बल कौन से कार्य करते हैं वो देखिए। दो प्रकार के बल में देखो कौन सा बल काम करेगा। इसको जैसे अगर हम इस तरह से डायग्राम बना के देखें, जैसे ऐसे डायग्राम बनाएंगे, बीच में ये नाभिक है इस तरह से, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है? गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहा है। जैसे ये गोलाकार बना दें इसे इस तरह से, गोलाकार पथ में इस तरह से, और बीच में ये क्या है? ये नाभिक। और इस के अंदर इलेक्ट्रॉन यूं गति कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस तरह से, यूं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचता है। एक तो क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचने वाला बल लगेगा इधर ही इस तरह से, क्योंकि जब गोल गोल घुमाओगे किसी रस्सी को आप, तो एक तो उसको बाहर की तरफ खींचने वाला बल, और एक इसको अंदर खींचने वाला बल काम करता है, अंदर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन माइनस नाभिक है प्लस, इनके बीच अट्रैक्शन आकर्षण, तो ये नाभिक इसको अंदर खींचेगा यूं। अब देखो अगर कोई गोल वस्तु है, पत्थर, छोटा सा पत्थर लिया, उसको आपने रस्सी से बांध के उसको आप गोल घुमाओ, छोड़ते ही पत्थर क्या है? बाहर चला जाएगा ऐसे रस्सी को लेके। इसका मतलब एक तो क्या है? आप पत्थर घुमा रहे हो, तब एक बल उस पत्थर को बाहर खींचने के लिए काम कर रहा है, तो एक बाहर लग रहा है। एक आपके हाथ की रस्सी और आपके हाथ के बीच लग रहा है, पत्थर के बीच, वो अंदर खींच रहे हैं जिससे बाहर नहीं जा रहा वो। जैसे अगर आप ऐसे कल्पना करें, एक बड़ा सा जैसे कोई लठ डंडा रोक के और उसकी चार तरफ रस्सी बांध के आप तेज घूमो, वो तेज घूमोगे, अगर रस्सी छोड़ दो तो आप किधर गिरोगे? बाहर की तरफ, उस राउंड के बाहर की तरफ गिर जाओगे। इसका मतलब एक बल आपको बाहर खींच रहा है, जो बाहर खींच गिरा रहा है आपको। एक बल है वो आपके हाथ और रस्सी के द्वारा
उस डंडे के साथ आप जुड़े हुए, वो आपको अंदर खींच रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे भी दो बल काम करते हैं, एक तो ये बल इधर वाला, एक तो ये बल काम कर रहा है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ खींचने वाला। क्या है ये? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जिसका मान क्या होता है? mv² बटे r लिखते हैं इसे। और एक अंदर खींच रहा है ये बल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है? Ze² बटे r²। इस तरह से एक बल बाहर खींच रहा है, एक बल अंदर खींच रहा है, दो प्रकार के बल काम करते हैं और दोनों बलों के मान बिल्कुल क्या है? इस इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन न तो बाहर जाएगा और न ही अंदर गिरेगा, लगातार इस गोलाकार कक्ष में क्या चक्कर लगाता रहेगा। तो अगला हम इसमें क्या लिखेंगे पॉइंट में? इस तरह से डायग्राम बनाना है आपको, और डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखोगे? दो प्रकार के बल काम करते हैं, कार्य करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? यह इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आकर्षित करता है, अंदर की तरफ आकर्षित करता है। इसका मान कितना है? Z² बटे r²। इसका मान कितना है? Ze² बटे r²। एक तो ये। दूसरा 2 नंबर अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल कौन सा है? क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ, तो क्या लिखेंगे? यह है इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ, बाहर की तरफ खींचता है। बाहर की तरफ क्या करता है? ये खींचता है। और इसका मान कितना होता है? mv² बटे r, ये मान। और इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों के मान बिल्कुल क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में? इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इन दोनों बलों के मान, इन दोनों बलों के मान, बलों के मान बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार गोलाकार पथ में, गोलाकार पथ में, पथ में चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है। दोनों बलों के मान बिल्कुल क्या है? बराबर है। दोनों के बराबर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि mv² अपकेंद्रीय बल बटे r बराबर अभिकेंद्रीय बल Ze² बटे r²। एक r से r क्या कर देंगे? कैंसिल कर दोगे, एक r से r आपने कैंसिल कर दिया। करने के बाद हमारे पास क्या बच गया? इधर क्या हो गया? mv² बराबर क्या बच गया? Ze² बटे r। ये क्या आ गया? एक नई समीकरण आ गई है। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। कई बार इसमें क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है सही गलत पे, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही या गलत है? तो याद रखना mv² बराबर Ze² बटे r। ये बोर मॉडल की अवधारणा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन न बाहर जाता है न अंदर गिरता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमी को इसने यहाँ पर दूर कर दिया। तो दो अवधारणाएं होगी बोर मॉडल की, दो अवधारणाएं होगी। देखो, एक तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, जिन्हें कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिनको KLMN से दर्शाते हैं। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ बल लग रहा है, एक अंदर की तरफ बल लग रहा है। दोनों के मान बिल्कुल क्या है? बराबर है। बराबर होने के कारण हमारे पास लास्ट में क्या मिला है? mv² बराबर Ze² बटे r। ये दो प्रकार की अवधारणाएं होगी, दो। सेकंड। उसके बाद देखो तीसरी अवधारणा नंबर 3। और तीसरी में क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल में उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यहाँ बोर ने क्या कहा कि किसी कोश में यानी कक्ष में यानी सेल में यानी ऑर्बिट में
अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। उसने यहाँ फॉर्मूला दिया, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगली अवधारणा, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। 2n² होती है और n यहाँ पर क्या है? कोश की संख्या है। तो उसने यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का भी फॉर्मूला लिख दिया, किसने? बोर ने। तो किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। जैसे लिख दें कोश, उसके लिए n का मान और उसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 2n², ये मान निकालें इस तरह से। अब कोश कैसे? इस तरह से लिख दिया मैंने, K L M N ऐसे। और इनके लिए n का मान बताइए आपको क्या है? n का मान K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4 ऐसे लगातार n 1 2 3 4 5 लिखेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, अब देखो n का मान यहाँ 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं K में। दूसरे में n का मान 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर M में 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। चौथे में 4 का स्क्वायर 32 दूनी ये 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। इस तरह से उसने किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या कर दी? उसने गणना कर दिया। किसने? नील्स बोर के द्वारा कर दी गई। ठीक है, ये नील्स बोर की 3 अवधारणाएं होगी और ये फॉर्मूला याद रखना है। पूछ लिया आपसे कि के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एन में, ये थोड़ा याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से सारे मान हमें निकालने कर सकते हो आप। इसके बाद देखो अगली अवधारणा, चौथी 4 नंबर। और 4 नंबर क्या कहा नील्स बोर ने? नील्स बोर ने कहा कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एक तो कोश जो होते हैं, हर कोश की ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कोश में घूम रहा है और एक क्या है अधिक ऊर्जा वाले कोश में घूम रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सेम नहीं है। एक कम ऊर्जा वाले में, एक क्या है अधिक ऊर्जा वाले। अगर हम कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक वाले में लेके जाए, तो अधिक वाले में कब जाएगा? जब उसकी ऊर्जा उस कोश के बराबर हो। इसका मतलब कम वाले को अधिक में ले जाएंगे तो हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि अधिक वाले के बराबर हो जाए, तब अधिक में चला जाए, तो उसको ऊर्जा देकर ऊपर भेजेंगे। और अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो अधिक से कम में आएगा, तो कुछ ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा बाहर निकालेगी। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में स्थानांतरित होता है या संक्रमित होता है, तब ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तब ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब उच्च से निम्न में आएगा, तब ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ये किसने कहा था? नील्स बोर ने। इसकी चौथी अवधारणा तो क्या लिखेंगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है?
उत्सर्जन करता है, ऊर्जा बाहर निकालेगा। कैसे? देखो इस प्रकार से यूं लिख दे, जैसे यूं है ये कोश, इस तरह से। और जब इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या करें, निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में आए यहां पर, तब क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, वो अवशोषण करता है। क्या करेगा, अवशोषण। थोड़ा इसको ऐसे बना दूं, है ना, थोड़ा सा इससे ज्यादा सही रहेगा। देखो इस तरह से दो कोष लिए मैंने, ठीक है ना, ऐसे एक कोष ये, एक लिख दिया ये, ठीक है। ये तो क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। और क्या करें, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करें, निम्न से कहां जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो, निम्न से कहां जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो, यहां आ जाए, यहां से यहाँ। या फिर क्या करें, इलेक्ट्रॉन क्या करें, उच्च से कहां जाए, निम्न में आ जाए, नीचे वाले में आ जाए इलेक्ट्रॉन, इस तरह से उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाए, इस तरह से। तो जब क्या करें, निम्न से उच्च में जाएगा, तब क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, ये अवशोषण, ऊर्जा लेगा। क्या करेगा, अवशोषण, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन। और जब क्या करे, उच्च से वापस निम्न में आई, तब क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तब क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा ऊर्जा का, यहां पर करता है उत्सर्जन। तो ये अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। तो याद रखना है, निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण, उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन। और ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन है, ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो नीचे की लाइन और क्या लिखेंगे, ऊर्जा का यह, क्या लिखोगे, देखो ये बना लिया ना, ये बनाने के बाद अगला क्या लिखेंगे, ऊर्जा का यह, ऊर्जा का यह अवशोषण या उत्सर्जन, या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें जिन्हें फोटोन या क्वांटा, या क्वांटा या फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। जिनको क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा कहा जाता है, या ऊर्जा के बंडल कहा जाता है। और फोटोन की ऊर्जा समीकरण याद रखनी है आपको, पूछते हैं बहुत बार, फोटोन की ऊर्जा समीकरण, फोटोन के लिए ऊर्जा निकाले ना, तो उसकी समीकरण क्या होती है, E बराबर क्या लिखते हो आप, एच न्यू, E बराबर एच न्यू। और यहाँ पर H तो क्या है, प्लांक स्थिरांक, H तो क्या है, प्लांक स्थिरांक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ये एग्जाम में आया था प्रश्न, ये प्रश्न आया था। प्लांक स्थिरांक की इकाई होती है, इकाई क्या होती है, जूल गुणा सेकंड होती है। क्या होती है, जूल गुणा सेकंड है। और न्यू है ना, ये क्या है, आवर्ती है। ये क्या है, ये आवर्ती है। और न्यू बराबर क्या लिखते हो आप, ऐसे, न्यू बराबर क्या लिखते हैं, सी बटे लेमडा। सी प्रकाश का वेग, तो लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य होती है। अगर ये वैल्यू वहां रख दें, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई बराबर एच सी बटे लेमडा। और आपको पता है 1/लेमडा जो होता है ना, वो तरंग संख्या, न्यू बार, इसको बोलते हैं तरंग संख्या के बराबर है, तरंग संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ 1/लेमडा है, वहां लिख दे हम इस तरह से, एच सी और न्यू बार। एक हमारे पास समीकरण ये आ गई। कुछ समीकरण याद रखनी है आपको,
एक हमारे पास लेमडा का ये न्यू का मान रख दिया, हमारे पास ये समीकरण आ गई। एक न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लेमडा होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। एक प्लांक समीकरण बोल दें या बोल दें फोटोन की ऊर्जा समीकरण क्या होती है, वो आपको याद रखनी है। एक जूल, ये प्लांक स्थिरांक है, इसके लिए जूल गुणा सेकंड इसकी इकाई है, इसका मान कितना होता है वो मान आपको याद रखना है, 6.67 जूल होता है। ये क्या है, इसका अगला विपरीत, अगला पोस्टुलेट किसका, बोर मॉडल का। यहाँ तक तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, जब उच्च से निम्न में आएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऐसे इस तरह से। और फिर अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। फोटोन की ऊर्जा समीकरण ये है, E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी बटे लेमडा, ये याद रखनी है। E बराबर यहाँ सी अपॉन लेमडा रख दिया तो E बराबर एच सी बटे लेमडा, 1 अपॉन लेमडा होती है तरंग संख्या, याद रखनी है ये तरंग संख्या। और तरंग संख्या की इकाई क्या होगी, देखो लेमडा की सेंटीमीटर या मीटर होती है, तरंग संख्या की सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है, ऐसे तरंग संख्या की इकाई है ये। और E बराबर एच सी न्यू बार, ऐसे कर सकते हो। ये कुछ समीकरण है, ये तो फॉर्मूले आपको अलग से याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। अगला अभिगृत ये हो गया 4 नंबर। उसके बाद देखो 5वां अभिगृत, 5वां पोस्टुलेट बोर मॉडल का। 5वां देखो क्या है, पिछले वाले में हमने क्या किया कि कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले में घूम रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कम ऊर्जा वाले में क्यों घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस कोष की ऊर्जा के बराबर है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम है, कम वाले घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा हो तो अधिक वाले में घूमेगा। लेकिन इसका एक कारण और है, क्या क्या कहा बोर ने, कि हर एक कोष के लिए एक निश्चित कोणीय संवेग का मान होता है। क्या होता है, हर एक कोष के लिए निश्चित कोणीय संवेग का मान होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जितना कोणीय संवेग का मान होगा वह उसी कोष में चक्कर लगाता है। इसका एक रीजन ये भी है। तो ये और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, और ढंग से याद करना है, एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। तो क्या लिखेंगे, परमाणु में, परमाणु में प्रत्येक कोष के लिए, प्रत्येक कोष के लिए, प्रत्येक कोष के लिए एक निश्चित, एक निश्चित कोणीय संवेग का मान होता है, निश्चित कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान होता है, का मान होता है, जिसे, जिसे MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई के द्वारा दर्शाते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोणीय संवेग का फॉर्मूला याद रखना है, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई। N यहाँ पर क्या है, कोष की संख्या है, N यहाँ पर क्या है, कोष की संख्या है, कोष की संख्या, कोष की संख्या है ये। और पाई पता ही आपको, 2 पता ही है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V क्या है वेग, R क्या है कोष की त्रिज्या, इस तरह से। अब यूं कह दिया आपसे कि प्रथम कोष के लिए कोणीय संवेग का मान बताओ, यूं कह दे प्रथम कोष के लिए, प्रथम कोष के लिए एक तो फॉर्मूला याद रखना आपको, प्रथम कोष के लिए n का मान क्या होता है, 1। और अगर यहाँ 1 रख दे तो कोणीय संवेग MVR बराबर क्या आ जाएगा, n का मान 1 रखते ही h अपॉन 2 पाई। पहले कोष के लिए कोणीय संवेग का मान ये, यूं कह दें द्वितीय कोष का निकालो, द्वितीय कोष के लिए कोणीय संवेग का मान, द्वितीय कोष के लिए कोणीय संवेग का मान। और द्वितीय कोष में n का मान क्या होता है, 2। तो अगर यहाँ 2 रख दे तो 2 से 2 कट जाएगा, h अपॉन पाई रह जाएगा। तो कोणीय संवेग MVR बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन पाई हो जाएगा, h अपॉन पाई हो गया। इस तरह से तीसरे कोष का निकाल सकते, चौथे का, पांचवें का, ऐसे किसी कोष के लिए पूछ लिया आपसे, पहला प्रश्न आएगा कोणीय संवेग का सूत्र बताइए, कोणीय संवेग, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला ये बताना है। या फिर पूछ लेंगे प्रथम कोष में कोणीय संवेग का मान कितना है,
दूसरे कोष में कोणीय संवेग का मान कितना होता है ये पूछ ले, ये आपको निकालना आना चाहिए। तीसरे कोष के लिए चौथा n का मान रखते जाओ, कोणीय संवेग का मान लिखते जाओ। या फिर जो तीसरा टाइप का प्रश्न किया इसमें, थर्ड प्रश्न में ये पूछ लेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो प्रश्न लिख देता हूं मैं यहाँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान 1.5 h/पाई है, तो वह इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में चक्कर लगाता है, कौन से कोष में चक्कर लगाता है। इसका मतलब हमें कोष निकालना है, कोणीय संवेग का मान दे दिया तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से कोष निकालना है। अब कोणीय संवेग का मान कितना है, MVR बराबर क्या है 1.5 है, 1.5 h/पाई है। कोणीय संवेग का मान ये था, इसका मतलब हमने n का मान यहाँ क्या रखा है, 3 रखा है, 3 रखा तभी तो 2 से भाग दिया 1.5 बचा है, नीचे 2 कट गया। इसका मतलब यहाँ पर n का मान क्या हमारे पास 3 रखा है यहाँ, और 3 का मतलब उत्तर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष के अंदर क्या है, चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में चक्कर लगा रहा है। या फिर ऐसे प्रश्न आ जाए इस तरह से, यूं आ जाए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कोणीय संवेग का कौन सा मान संभव नहीं है, का कौन सा मान संभव नहीं है। इनमें से कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, और आपको लिख दे से ऑप्शन लिख दे इस तरह से, h/पाई, दूसरा 1.5 h/पाई, तीसरा 2.5 h/2पाई, चौथा 2h/पाई, इस तरह से लिख दे। कौन सा कोणीय संवेग का मान नहीं हो सकता वो देखना है। अब कौन सा नहीं होगा, अब देखो ये अगर देखना हो ना तो आप पहले n की वैल्यू निकालो सबके लिए। अब यहाँ पर हमने n का मान क्या रखा, तब h/पाई, n का मान 2 रखा, 2 से 2 कट गया तो h/पाई बच गया, तो n का मान यहाँ 2 है, दूसरे कोष के लिए उत्तर। यहाँ देखो n का मान देखें क्या रखा है, यहाँ n का मान हमने 3 रखा तो 2 से भाग दिया तो 1.5 बच गया, यहाँ n का मान कितना है, तीसरा कोष 3 है। यहाँ देखो n का मान क्या रखा हमने, अब देखो 2 नीचे पड़ा है, इसका मतलब यहाँ भागेंगे नहीं गया, भाग नहीं गया तो n का मान 2.5 है, तो n का मान 2.5 है। यहाँ हमने n का मान क्या रखा है, इधर वाले में देखो 2 है, ऊपर नीचे पाई कट गया, पाई के साथ 2 है, 2 था कट गया वो, इसका मतलब यहाँ पर 4 था तो 2 का भाग दिया 2 बच गया, n का मान यहाँ 4। कोष, दूसरे कोष के लिए मान, ये तीसरे के लिए, चौथे के लिए, 2.5 कोष के लिए। और याद रखो हमेशा कोष की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में आती है। कोष जो होगा ना हमेशा वो क्या है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इस प्रकार से होगा ये, तो ध्यान रखना, ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे कोष करना आपको। यानी अब यहाँ पर कोष का मान क्या आ गया, देखो यहाँ 2.5 कोष आ गया। क्या ये हो सकता है कि 2.5 कोष इलेक्ट्रॉन ढाई कोष में चक्कर लगा रहा है, नहीं, कोष का मान कभी भिन्न संख्या में नहीं आएगा। तो जिस कोणीय संवेग में कोष का मान भिन्न संख्या में रख दिया जाए तो वो हमेशा कभी मान्य नहीं होगा। तो कौन सा मान संभव नहीं है, तीसरा मान संभव नहीं है कोणीय संवेग का। अब देखो कोणीय संवेग फिर इस प्रकार से 4 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो आपको कोणीय संवेग का मान पूछ ले, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, ये आ जाए। या दूसरा प्रश्न ये है, कोई भी आपको कोष लिख दे, प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चौथा कोई भी है, उनके लिए कोणीय संवेग का मान बताओ, तो n का मान रख के आपको कोणीय संवेग निकाल लाना चाहिए। या तीसरा टाइप जो है वो क्या है, आपको लिख दे कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान ये है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है। इसका मतलब कोणीय संवेग का मान दे के आपसे कोष पूछ लिया तो आप चेक कर लो 1.5 h/पाई किसका आता है। इसका मतलब यहाँ हमने 3 रखा है, 2 से भाग दिया तो 1.5 आ गया, n का मान 3, यानी तीसरे कोष के लिए बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में चक्कर लगा रहा है। या फिर चौथा प्रकार के प्रश्न का ये प्रश्न आ जाए, कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, तब आप ध्यान रखना
जिस कोणीय संवेग में कोस की संख्या भिन्न संख्या में लिखी हुई है वो कोणीय संवेग का मान संभव नहीं होता। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, वह कोणीय संवेग का मान संभव नहीं होता, वह कोणीय संवेग का मान संभव नहीं होता, जिसके लिए कोस की संख्या भिन्न संख्या में हो, कोस की संख्या भिन्न संख्या में हो। कोस की संख्या अगर भिन्न संख्या में है ना तो वो कोणीय संवेग का मान कभी संभव नहीं होता है। हमें ये बातें थोड़ी ध्यान रखनी है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 4 प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कोणीय संवेग पे। ये तो बोर मॉडल की 5 अवधारणाएं होगी, ठीक है ना। ये पांचों याद रखनी है। देखो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों। पहला देखो इस तरह से, पहले परमाणु संरचना का बोर मॉडल नील्स बोर ने दिया है 1913 में, क्वांटम यांत्रिक प्रयोग बोलते हैं। फिर पहली अवधारणा है गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोस बोलते हैं, KLMN से दर्शाते हैं। दूसरा सेकंड, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब इस पे 2 प्रकार के बल काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, दोनों के मान बराबर है तो ये हमने क्या निकालना है, इसका क्या निकालिए, इसका फॉर्मूला निकाल लिया हमने, ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद चौथी क्या है, इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा को लेगा, अवशोषित करेगा, अधिक से कम वाले में ऊर्जा को निकालेगा, उत्सर्जन करेगा, ये हमने। और ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्या है, छोटे छोटे क्या पैकेट के रूप में होता है, जिनको फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। इनके लिए हमने समीकरण निकाली, समीकरण याद रखनी है। फिर अगला है कि प्रत्येक कोश के लिए एक निश्चित कोणीय संवेग का मान होता है, उसका फॉर्मूला mvr बराबर NH/2π याद रखना है। फिर आपसे पूछ ले, पहला प्रश्न ये फॉर्मूला है। दूसरा आपसे पूछ ले पर्टिकुलर कोस का मान लिख दे, यदि इसके लिए कोणीय संवेग का मान बताओ, कोस से कोणीय संवेग निकालना, वो आपको आना चाहिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये आ जाए, आपको कोणीय संवेग का मान लिख दिया, ये कोस का मान बताओ किसके लिए, कोस का मान निकालना आना चाहिए। और चौथा टाइप प्रश्न इसमें ये है कि कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं होता, तो उस अवस्था में फिर मान कौन सा संभव नहीं है, जिसके लिए कोस की संख्या भिन्न संख्या में प्राप्त होती है, वो मान संभव नहीं होता है। इस तरह से ये बोर मॉडल की क्या होगी, 5 अवधारणाएं होगी। क्या होगी, 5 अवधारणाएं। अब ये तो बोर मॉडल है, इसने क्या फिर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर कर दिया इसने, यानी इसने कमियों को दूर कर दिया, यानी किस प्रकार से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरता है, सारी कमियां दूर कर दी इस 5 अवधारणाओं के द्वारा। लेकिन इसमें फिर भी कुछ कमियां रहेगी, और कमियों में देखो क्या क्या रहेगी। अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, बोर मॉडल की कमियां। अगला लिखो, बोर मॉडल की कमियां, बोर मॉडल की कमियां। और कमियों में क्या है देखो, नंबर 1 पहली कमी, तो पहली क्या है, मेन जो बोर मॉडल है ना, ये मुख्य रूप से ये बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए होता है, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसका मतलब यह मॉडल उसी स्पीसीज पे काम करेगा जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर बोर मॉडल काम नहीं करता। तो एक कमी ये रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वाले पे काम करता है केवल ये। पहला क्या लिखेंगे, यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। जैसे अब 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें है ना, उसको हम इस बोर मॉडल से समझा सकते हैं। जैसे H हाइड्रोजन, हीलियम में 2 हो गए, 1 निकाल दो, प्लस कर दो, इसके अंदर भी 1। लिथियम में 3 हो गए, 2 निकाल दो तो 1 रह गया, ऐसे। बेरिलियम में 4 हो गए, 3 निकाल दो, ऐसे 1 रह गया। सोडियम में कहते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 निकाल दो, 1 बच गया, इस पे भी लागू होगा, ऐसे। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है, 28 निकाल दो, 1 बच गया, इस तरह। तो जिन स्पीसीज में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं की व्याख्या बोर मॉडल से हो सकती है। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वालों की व्याख्या बोर मॉडल से संभव
नहीं है। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सकता। गेट खोल रहे, बोर मॉडल नहीं कर सकता। गेट खोलना सर, नहीं कर सकता। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले की स्पीशीज की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं हो सकती। इससे केवल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है उनकी व्याख्या बोर मॉडल से संभव हो सकती है। ये इसकी एक कमी रहेगी, पहली कमी। दूसरी सेकंड कमी में क्या है कि परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं जो है ना, उनकी व्याख्या भी हम इस बोर मॉडल से नहीं कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आएगा, परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाओं की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं हो सकती। तो आधुनिक अवधारणाओं की व्याख्या भी बोर मॉडल से हम नहीं कर सकते। इसमें एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न क्या पूछेंगे, निम्नलिखित में से किस पर बोर मॉडल लागू होता है, लिख देंगे। या किस पर बोर मॉडल लागू नहीं होता, तब ध्यान रखना आपको क्या करना है, आपको वो स्पीशीज छांटनी है जिनके अंदर क्या हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, वही हमें छांटना है इसके अंदर। और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ना, वो हमें छांटना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन वाली ये इस पे बोर मॉडल लागू होगा, एक से अधिक वाले पे बोर मॉडल लागू नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखना ये। ठीक है, उसके बाद देखो अगली कमी, तीसरी, 3 नंबर। अब देखो फिर क्या है, बोर ने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया, और हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया ना, तो उस स्पेक्ट्रम में लाइनें प्राप्त हुई है, सिंगल लाइनें प्राप्त हुई। आगे आपको लिखाएंगे अलग से कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम या परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, अणु का थोड़ा चौड़ा बनेगा, पट्टी स्पेक्ट्रम होता है, यौगिक का कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल स्पेक्ट्रम। 3 पॉइंट अलग से लिखाएंगे आपको ये। तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, रेखा बनती है। फिर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक था और उसने क्या किया, इस रेखा को जैसे इस तरह से एक लाइन ले ली, इस तरह से ये लाइन है, इस तरह से ये एक स्पेक्ट्रमी लाइन है, स्पेक्ट्रमी रेखा है इस तरह से। ये क्या है कि स्पेक्ट्रमी रेखा है इस तरह से। और क्या किया वैज्ञानिक ने, इस स्पेक्ट्रमी रेखा जो है ना, इस स्पेक्ट्रमी रेखा को उसने चुंबकीय क्षेत्र में रखा। कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबक के बीच में रखा। इस पे क्या लगा दिया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबक का N सिरा, इधर लगा दिया चुंबक का S सिरा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। रखने पर ये रेखाएं है ना, ये रेखाएं क्या हुई, छोटी छोटी रेखाओं के अंदर क्या हुई, टूट गई इस तरह से, इस तरह से। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा, ये स्पेक्ट्रमी लाइन है, स्पेक्ट्रमी रेखा का टूटना, स्पेक्ट्रमी रेखा का टूटना जीमान प्रभाव कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव। तो हम क्या लिखेंगे, देख लो बोल देता हूं, आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रमी रेखा का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन होना या टूटना यानी जीमान प्रभाव कहलाता है। क्या लिखेंगे, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन या टूटना जीमान प्रभाव कहलाता है। का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है।
और फिर इसी प्रकार से एक काम और साइंटिस्ट ने किया, उसने क्या किया, सेम यही क्या ली, सेम यही स्पेक्ट्रमी लाइन, इस तरह से स्पेक्ट्रमी रेखा खींची उसने भी इस तरह से, सेम यही स्पेक्ट्रमी रेखा खींची गई। और अब यहां पर वो क्या, वो काम में नहीं लिया, चुंबकीय क्षेत्र काम में नहीं लिया। अब इसने यहाँ क्या काम में लिया, इसने यहाँ विद्युत क्षेत्र लगाया। अब क्या लगा दिया, उसने विद्युत क्षेत्र लगाया यूं इस तरह से, इस पर विद्युत क्षेत्र मतलब प्लस सिरा विद्युत का, और यहाँ पर क्या ये माइनस सिरा, विद्युत क्षेत्र लगा दिया यूं। और विद्युत क्षेत्र लगाने से स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या अलग अलग पार्ट में टूट गई, पहले वाले की तरह ही इस तरह से टूटना। ये क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रमी रेखा, और इसको बोलते हैं स्टोर्क प्रभाव। 5 मिनट और, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टोर्क प्रभाव। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है, स्टोर के प्रभाव कहलाता है। तो हम क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन स्टोर प्रभाव कहलाता है। स्टोर के प्रभाव कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टोर। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन तो जीमान प्रभाव, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन स्टोर प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ जीमान प्रभाव और एक ये स्टोर प्रभाव, ये क्यों होता है, इन सब की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकी। क्या लिखेंगे, जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव व स्टोर प्रभाव, व स्टोर प्रभाव की व्याख्या, की व्याख्या, की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं हो सकती, बोर मॉडल से नहीं हो सकती, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो जीवान प्रभाव व स्टोर प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल से हमें नहीं कर सकते हैं, इसकी ये कमी रहेगी। ये इसकी दो तीन मेन कमियां हैं किसकी, बोर मॉडल की। दो कमी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लागू होता है, किस पे होगा लागू, वो आपको थोड़ा याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, चार ऑप्शन लिख दें, देख छांटना है एक इलेक्ट्रॉन वाला। और एक जीमान प्रभाव क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना। स्टोर प्रभाव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना स्टोर प्रभाव कहलाता है। इन दोनों की व्याख्या भी बोर मॉडल से नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले दो तीन पॉइंट और याद रखने, लिख देता हूं मैं यहाँ, अलग से याद रखने आपको। हेलो, हाँ सर, आ जाओ यहाँ स्टूडियो में, रिकॉर्ड कर दो। कर ली, वो तैयारी है, देख लें पेपर ना, जब रिकॉर्ड कर दो। क्या लिखना है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। क्या होता है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, ये लिखना है। और यहाँ इसकी जगह जो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है तो क्या लिखना आपको, रेखीय होता है लिखना है। दूसरा 2 नंबर, अणु का स्पेक्ट्रम, अणु का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है। अणु का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है, याद रखना है। अणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। एक याद रखना है, यौगिक का स्पेक्ट्रम,
यौगिक का स्पेक्ट्रम जटिल स्पेक्ट्रम होता है। 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, जटिल स्पेक्ट्रम होता है, जटिल स्पेक्ट्रम होता है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, अणु का बैंड स्पेक्ट्रम, यौगिक का जटिल स्पेक्ट्रम, ये 3 पॉइंट अलग से याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। एग्जाम में ये 3 पॉइंट पूछते हैं। एक तो ये, अब स्पेक्ट्रम होता है क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वो क्या आपके लेवल का नहीं है, उससे हमें डिस्कस नहीं करना है। फिर देखो 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं यहाँ। एक तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है ना, इसकी सहायता से किसी कोश की त्रिज्या निकाल सकते हैं हम, और उस कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकाल सकते हैं, और उस कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आंकलन भी हम कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट और हैं, और इन 3 पॉइंटों के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो देखो 3 फॉर्मूले कौन से, एक तो ये किसी कोश की त्रिज्या, किसी कोश की त्रिज्या, कोश की त्रिज्या निकालोगे ना, आर निकालने का फॉर्मूला देखो याद रखना है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। एक एन यहाँ पर कोश की संख्या है, और जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। लिख दे कुछ भी, हाइड्रोजन के पहले कोश की त्रिज्या बताओ, जेड का मान हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1, एन कोश की संख्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 यानी 1 आ गया। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन के पहले कोश की त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे किसी की भी निकाल सकते हो आप। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग, और वेग निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बटे एन, ये मीटर प्रति सेकंड, इतना इलेक्ट्रॉन का वेग होता है किसी कोश में। या ऐसे लिख दो चाहिए 2.18 इंटू 10 की पावर 6 ये 10 की पावर 6, यहाँ अगर 10 की पावर 8 कर दो, 10 की पावर 8, और यहाँ जेड बटे एन, ये मान आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। ऐसे तो वेग निकाल सकते हो। अब किसी के लिए भी एन कोश की संख्या लिख दो, और जेड है उस जिस एलिमेंट का पूछा है उसका परमाणु क्रमांक लिख दो, उस रख के आप गुणा भाग करके उत्तर निकाल लो। इससे आप वेग निकाल सकते हो। और एक लास्ट एक और है, किसी कोश में या किसी कोश की ऊर्जा, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी हो, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला ये E बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड वापस वही कोश की संख्या, ये जेड परमाणु क्रमांक, और एन हमेशा कोश की संख्या वही बराबर रखनी, वो रख के आप त्रिज्या निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना भी हम कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशन है किसके, बोर मॉडल के अनुप्रयोग है। ये कहाँ काम आता है, कोश की त्रिज्या निकालने में काम आता है, कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने में काम आता है, और कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आंकलन भी इसे फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ तक अपना आज जो है ये अपना बोर मॉडल क्या हो गया, पूरा हो गया। ये तो परमाणु संरचना के मॉडल 3 पूरे हो गए अपने, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, उसके बाद बोर मॉडल, उसकी कमियां होगी, और इसके एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग कहाँ काम में आता है। 3 इसकी एप्लीकेशन है, आपको याद रखनी है। बाकी आगे वाला पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।